तमाम जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए, जुलूस निकले, जो 75 से 80% इलेक्शन हुए वो तहरीक इंसाफ जीतती रही। आप इन सब चीजों को भी अगर नजरअंदाज कर देना तो सिर्फ इस वक्त आपको इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो ये फैसले नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले वो कराची के इलेक्शन से भागे, कराची और हैदराबाद के, मैं वहां पे जमीन के ऊपर कैंपेन कर रहा हूं कराची में, 3 दिन कैंपेन की, आखिरी दिन के आखिरी जलसे रात को 11 बजे में जलसे में पहुंचा, ब्रेकिंग न्यूज आ गई जी कराची के इलेक्शन मुलतवी हो गए। भाई क्यों मुलतवी हो गए? कहते हैं जी बारिशें बहुत ज्यादा है कराची की। यार हम जमीन पे खड़े में, कराची में कौन सी बारिशें थी वो बहुत ज्यादा? कराची के इलेक्शन मुलतवी, इस्लामाबाद से भाग गए, पंजाब के इलेक्शन से भाग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये लोग जो है इनको बात समझ में आ गई है कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले इन्होंने कोशिश की कि कानूनी तरीके से इमरान खान को गिराया जाए। वो जो कहते थे क्या लोग कि टेक्निकल नॉकआउट, में बार बार लोगों को समझाता था भाई टेक्निकल नॉकआउट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो तोशा खाना का केस, खुदा पहाड़ निकला चूहा, उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। और मुझे बड़ी खुशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि वो तोशा खाना के जो पुराने तमाम जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सब जरा आवाम के सामने ला के रखे ना, कोर्ट के सामने ला के रखे। शायद उसी के लिए जैसे ही वो फैसला है, अगले दिन गौर बलोच ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का केस किया हुआ था वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया, उस केस से ही भाग गए। तोशा खाना ट्राई किया, पता नहीं क्या क्या, तौहीन अदालत, तौहीन मतलब हर चीज जो ये कोशिश कर सकते थे वो भी तमाम नाकाम हो गई। सियासी मैदान में भी नाकाम हो गए, अदालतों में भी नाकाम हो गए। फिर उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ही खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो मंसूबा बना के, बाकायदा मंसूबा बना के कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन भूल ये गए कि इंसान की जान जो है, उसकी मौत जो है वो अल्लाह ताला का फैसला है, वो इन लोगों का फैसला नहीं है। वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना कि इन जैसे बुजदलों के हाथ में हो। अल्लाह ताला ने अभी इमरान खान से और बहुत काम लेने हैं इस कौम के लिए, तो वो भी इनका मंसूबा नाकाम हो गया। उसके बाद उन्होंने जाली वो ऑडियो चलानी शुरू कर दी। फिर तुम समझ नहीं आती है, खुदा का वास्ता अपने आप को मुसलमान कहते हो, जरा को पढ़ तो लो कुरान के अंदर लिखा हुआ क्या है। जिस तरीके से मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरीके से इंसान की इज्जत और जिल्लत जो है वो भी अल्लाह ताला के हाथ में। कोई वजीर आजम की कुर्सी से नीचे उतर के अवाम के दिलों के ऊपर राज करता है और लोगों में उसकी इज्जत और ऊपर चली जाती है, और कोई वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के जिल्लत और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं देखता। तो तमाम हरबे इनके नाकाम हो चुके हैं। अब दोनों इस्लामाबाद वाला भी मामला, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने आखिरकार जो है लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी कोर्ट के अंदर ही जाना है, अदलिया की तरफ ये मामला जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है अपनी अदलिया से उम्मीद रखते हैं, और जो भी फैसले किए जाएंगे उसमें ये तनाजुर जो है उसको ज़रूर सामने रखा जाएगा। क्योंकि इंसाफ जो किया जाता है वो इंसाफ सिर्फ कानून के लफ्ज़ों पर नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ पे तो लफ्ज़ों भी किया जाए तो उसमें भी फैसला जो है इनके खिलाफ ही आएगा, इंपोर्टेड हुकूमत के। लेकिन ये देखा जाता है कि नीयत पीछे क्या है, मकसद क्या है। और दोनों जो काम हो रहे हैं, जो पंजाब में काम किया जा रहा है वहां पे असेंबली की तहलील होने को रोकने के लिए, जो इस्लामाबाद में किया जा रहा है इलेक्शन को रोकने के लिए, दोनों जो ये इकदामात हैं बदनीयती पर मबनी है। अवाम की जो बुनियादी हक है, जिसके ऊपर पूरी जमहूरियत खड़ी हुई है कि अवाम को ये हक हासिल के अपनी वोट की बुनियाद पर ऊपर वो फैसले करेंगे कि कौन मनसब इक़्तिदार पे बैठेगा और किस तरफ मुल्क को लेकर जाना है, वो अवाम का हक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कोशिश है, ये निज़ाम ज़्यादा चल नहीं सकता। जहां पर ये मईशत को लेकर आ गए हैं वो एक और ही कहानी है। जो इस वक्त पाकिस्तान के कारोबारी तबकों से जरा जाके पूछे ना, पहले तो अवाम की बेचारों के साथ जो किया गया है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई कभी पाकिस्तान की तारीख में, यह हुकूमत के अपने आदाद शुमार बताते हैं। और अब बेरोजगारी फैलनी शुरू हो रही है। 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ एक टेक्सटाइल की सनत के अंदर। किसान से जाके पूछें इस वक्त जो बदहाली है इस वक्त किसान की,
جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ایک ایک ڈالر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کتنی مشکلات آ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک بلیک مارکیٹ کھل گئی ہے ڈالروں کے لیے، اور جو انٹر بینک مارکیٹ ہے، جو آفیشل مارکیٹ ہے، اس میں اور جو بار کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کے اندر 25-25 30-30 روپے کا فرق ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ترسیلات زر جو نیچے آ رہی ہیں وہ گرتی چلی جا رہی ہیں، آفیشل ذرائع سے آ نہیں رہی ہیں، لوگ ظاہر ہے اپنے لیے زیادہ پیسے کے لیے وہ بار کی پھر جو مارکیٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا وہ ہر چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اوپر کیا گیا، واضح بیرونی مداخلت، میں بار بار وہی الفاظ استعمال کرتا ہوں جو قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں، واضح بیرونی مداخلت کی بنیاد پر جو رجیم چینج ہوا، جو ضمیروں کی منڈی لگا کے رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جائیں اور ذرا جا کے لوگوں سے بات کریں کہ وہاں امن و امامہ کی صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ اور یہ تقریر کر رہے تھے اس دن رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے، بارڈر کنٹرول کرنا، جو بارڈر کی دوسری طرف سے جو ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ کیا ٹیررزم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کوئی منصوبہ بھی بنائے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے، تو وہ اتنی افادیت کے ساتھ کام نہ کر سکے جتنا یہ پچھلے 8 مہینے میں رجیم چینج آپریشن کے بعد ہوا ہے۔ اور یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ، واحد راستہ یہی ہے، عوام کے پاس جایا جائے، فریش مینڈیٹ لیا جائے، اور امید ہے کہ کورٹس جو ہیں، یہ جو آخری ان کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جائے اس امپورٹڈ حکومت کی، وہ کورٹس جو ہیں وہ اس کو رد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ جو وزارت داخلہ کا خط تھا، الیکشن کمیشن نے تو اس پہ اپنی عزت بچائی ہے۔ اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس کے ایجنڈے کے اندر یہی 125 نشستوں والی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر مقررہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، ہم نے جانا تھا استعفوں کے والے سے، تو آج اجلاس ہو رہا ہے، آپ لوگ جائیں گے اور اس قانون سازی کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ اچھا جی، یہ جی جو ہمارے جانے کی بات تھی، وہ کیونکہ انہوں نے کل رات کو ایک دم سے دوبارہ اجلاس بجا لیا، ہمارے باہر سے لوگ آنے تو اتنی جلدی میں ابھی آج تو نہیں آ سکتے، لیکن یہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جج صاحب کو بھی، چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بار بار صرف الیکشن میں تاخیر کرانے کے لیے یہ قانون سازی بدل رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ قانون سازی بھی نہیں کر رہے۔ یہ آج جو کرنے جا رہے ہیں یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے آ رہے ہیں اور آپ بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف موجودہ جو حکومت ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے 9 جنوری کو جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس کرانے کے حوالے سے، اور بلاول بھٹو زرداری اس سے بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ویو دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس رائٹ فرام دیٹ ویری کانفرنس؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، آپ عوام میں بڑے مقبول ہیں، سارے معاملات ہیں آپ کے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے آپ شاید اپنے معاملات اچیو نہ کر سکیں۔ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، ابھی تک اسی بلڈنگ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ اچھا جی، پہلی والی جہاں تک آپ کی بات ہے تو 9 جنوری کو کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھیں گے۔ ابھی تک کیا ہوا ہے، ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ ملک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شارٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ موصوف جو ہیں کام پہ ٹانگنے والے، یہ کوئی 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر۔ پاکستان کبھی کبھی یہ دورے کے اوپر آتے ہیں، ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں۔ ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لا نہیں سکے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ اس سے آدھے سے بھی کم ہیں جس وقت یہ رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی۔ تو ابھی تک تو سوائے ذلت، رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ باقی 9 جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے، قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے
कायद आजम की क़यादत के अंदर इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, लाखों लोग शहीद हुए हिजरत करते हुए इस मुल्क के अंदर, वो किस किस्म का मुल्क था जिसके लिए कायद आजम ने जद्दोजहद की? कायद आजम एक आइन दस्तूर में यकीन रखने वाले इंसान थे। वो एक आईनी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया की तारीख का पहला मुल्क है जो वोट के जरिए हासिल किया गया। इस मुल्क का हसूल भी एक जमहूरी तरीके से किया गया। मुझे ये बताएं कि ये एक इंतहाई अफसोस की बात नहीं है कि आपको ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है, और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई जी शोर आदमी ये नहीं कह सक रहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि ये सवाल पूछने पे लोग मजबूर हो जाएं कि यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अगली हुकूमत बन सकती है कि नहीं बन सकती। जो भी पाकिस्तान में 70 साल होता रहा जी, वो सबको पता है। उसकी गवाही पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद दे गए हैं। उन्होंने खुद कहा कि जी हम सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फौज, कि फौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। अच्छा, आज आपकी स्टेटमेंट जारी हुई है असद उमर साहब, जो कल आपकी गैर मुल्की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। लिखा गया, सब जानते हैं जनरल बाजवा ने अमरीकी इंतजामिया से IMF के मामले में मदद मांगी। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझने से काफिर हूँ, गलत किया या सही किया? वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फौज, मैं उनसे कह रहा था कि फौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इकदाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें, कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इकदाम करे, हमें कोई इतराज नहीं। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि जनरल बाजवा साहब ने जो बात की थी वो फरवरी से आगे जाके वो न्यूट्रल हो गए हैं सियासत में। इससे पहले आपकी हुकूमत बनी या इससे पहले माजी की बनी, क्या आपकी हुकूमत बनने में फौज का किरदार था? और सेकंड चीज सर, पंजाब में बलदियाती इलेक्शन के लिए 2 बार हल्का बंदियां हुई, वहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पर तखीर की गई, नई कानून साजी की गई, तीसरी मरतबा फिर हल्का बंदियां हो रही हैं। इसी तरह लग ऐसे रहा है कि जो इख्तियारात की मुंतकली है, जो सियासी जमातों की जहाँ जहाँ हुकूमत है वो नहीं करना चाह रही। इस्लामाबाद में भी यही है, पंजाब में भी यही है। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीजें आपने पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं, पहले 2018 के इलेक्शन में किरदार था। 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नजर आई थी, पहले तो मैं ये कह दूं। अब जो है नई लीडरशिप आई है फौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नजर आती है कि नहीं आती। उस वक्त उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नजर नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूं। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराजात थे, और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में जरा जाके पूछे ना लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की नहीं, जरा उनसे पूछें कि किधर फोन कॉलें आ रही थी, कहां जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था, और फोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ की शिकायत थी। अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दे। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड ऑन रिकॉर्ड हमने ये कहा है कि सारी सियासी जमातों में और इदारों में इस बात पर इत्तेफाक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है।
क्या आपको भी इदारों की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान का रास्ता सुलूक रोकना है? मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं है और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वजीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका और खान साहब को अल्लाह ने ताकत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है कि जो खान साहब ऑडियो में कह रहे हो वीडियो में कर रहे हैं, तो उनका फोरेंसिक करवाया जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आप नहीं समझ रहे कि उनकी मकबूलियत इससे मुतासिर हो सकती है? यार पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्जाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्जामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्जाम लगेगा। ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्जाम बचा? कौन सा है? तौहीन मजहब का इल्जाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फौज का इल्जाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्जाम होता था, जितने वो इल्जाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्जाम झूठा साबित होता है, और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काश है। नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली इवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पिटीशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है, और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं? अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, तहरीके इंसाफ और PMLQ 2 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत का किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला ही जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार, जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्नना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी साहब, आपने एक रिटायर्ड आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू की। जब वो जब ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में गुफ्तगू करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं इसमें, उसकी भी माफी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज अबीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं, सही, उससे भी माफी मांगेंगे? बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी जुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते हैं ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मावनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी।
मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इंपोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के ही तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मावनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। अब्दुल कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीजें तारीख में जो है वो रकम कर दी। अब जो मौजूदा डीजीआई हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौक़िफ़। देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई आप, ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी अभी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की जरूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक यह था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं हर इदारे में। अभी में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, नजर हुसैनी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फायदा? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पहुंची, तो उसके फौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआवजा करें तो फिर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा है? बहुत शुक्रिया जी।